Hello dear students, good morning all of you and welcome to my YouTube channel All Exam Approach। प्यारे बच्चों, आज हम भूगोल में प्रयोगात्मक कार्य यानी क्या है कि ज्योग्राफी प्रैक्टिकल कक्षा 12th के अध्याय फर्स्ट आंकड़े स्रोत और संकलन का अध्ययन करेंगे, जिसके मुख्य शिक्षण बिंदु होंगे आंकड़े क्या हैं, आंकड़े किसे कहते हैं और आंकड़ों का प्रस्तुतिकरण किस प्रकार किया जाता है और आंकड़ों के प्रमुख स्रोत कौन-कौन से हैं और आंकड़ों के संग्रहण के मेथड यानी विधियां कौन-कौन सी हैं और साक्षात्कार क्या होता है और आंकड़ों का संग्रहण एवं प्रस्तुतिकरण किस प्रकार से किया जाता है। तो प्यारे बच्चों, सबसे पहले हम जानेंगे कि आंकड़े क्या होते हैं। तो पहला बिंदु हमारा है कि आंकड़े हैं, ये संख्याएं होती है। क्या होती है बच्चों? ये एक तरह से क्या है, नंबर होता है। क्या होता है? यह संख्याएं होती हैं जो हमें सूचना उपलब्ध करवाती है, यानी ऐसी संख्या है जो क्या है, हमें इंफॉर्मेशन क्या देती है, यह हमें क्या है, सूचनाएं इंफॉर्मेशन उपलब्ध करवाती है। यानी इन सूचनाओं को हम क्या है कि जानकारी के लिए उपयोग में लेते हैं। फिर लिखा है कि अर्थात ये संख्यात्मक सूचना है। अर्थात क्या है, ये जो संख्यात्मक सूचना है, ये क्या कहलाते हैं बच्चों? ये आंकड़े कहलाते हैं। यानी ये डाटा है, जो ये डाटा क्या होते हैं, एक तरह से नंबर होंगे और वह उन नंबरों से हमें क्या है, जानकारी प्राप्त होती है। अब देखिए, इसके उदाहरण देखेंगे, तब आपको क्या है, ये बात पूर्ण रूप से समझ में आ जाएगी कि आखिर ये डाटा यानी आंकड़े क्या होते हैं। जैसे कि पहला इसका उदाहरण है कि जैसे स्वरूप नाम का विद्यार्थी और उसका जो घर है और उसके विद्यालय के मध्य की दूरी कितनी है बच्चों? उसकी दूरी है 700 मीटर। क्या है? 700 मीटर। फिर देखिए, जैसलमेर में वर्षा की मात्रा यानी सामान्य तवाव की वर्षा की मात्रा कितनी है? 20 सेंटीमीटर। फिर है राजस्थान की जनसंख्या यानी क्या है, यहाँ 6,85,48,437। फिर देखिए, उत्तर दक्षिण गलियारे की बीच की दूरी 4016 किलोमीटर। फिर पूर्व पश्चिम गलियारा की दूरी 3640 किलोमीटर। फिर देखिए, एक उदाहरण और है कि जिला मुख्यालय से ग्राम पंचायत की दूरी कितनी है? 85 किलोमीटर है। फिर अगला आंकड़ा है कि कोविड के कारण भारत में कुल मौतें 47 लाख लोगों की हुई। ये डब्ल्यूएचओ के आंकड़े हैं। और फिर देखिए, एक उदाहरण और है कि सविता की हाइट यानी ऊंचाई कितनी है? 5.4 फीट। तो प्यारे बच्चों, यहाँ पर जितने भी जो संख्यात्मक आंकड़े दिए हुए, जो संख्यात्मक सूचना है, यानी हमने पढ़ा था कि आंकड़े किसे कहेंगे? संख्यात्मक सूचना को। तो पहली सूचना क्या है कि स्वरूप के घर से विद्यालय की दूरी कितनी है? 700 मीटर। तो ये क्या है, 700 मीटर क्या है बच्चों? ये आंकड़ा है। ये क्या है? एक आंकड़ा है, यानी ये क्या है? डाटा है। क्या है? डाटा। इसी प्रकार क्या है, जैसलमेर में वर्षा की मात्रा 20 सेंटीमीटर, ये भी क्या है? एक आंकड़ा है। ये जनसंख्या है, ये भी आंकड़ा है। ये किलोमीटर में दूरी दे रखी है, ये भी क्या है बच्चों? आंकड़ा है। और जो जिला मुख्यालय की पंचायत, ये जो ग्राम पंचायत है, यहाँ से दूरी दे रखी है, ये भी आंकड़ा है। और यहाँ पर देखिए, कोविड से होने वाली मौतों की संख्या दे रखी है, ये भी क्या है? कोविड में कितनी लोगों की मौत हुई, ये हमें क्या मिली है? ये सूचना है। और ये सूचना कैसी है? संख्यात्मक है। कैसी है बच्चों? संख्यात्मक सूचना है। और जो संख्यात्मक सूचना होती है, उसे क्या कहा जाता है? आंकड़े कहा जाता है। क्या कहा जाता है बच्चों? आंकड़े कहा जाता है, यानी डाटा होता है। क्या होता है? डाटाज कहा जाता है। अब देखिए, जैसे कि यहाँ पर लाखों में संख्या दे रखी है। फिर क्या है कि ऊंचाई दे रखी है फीट में, सविता की हाइट दे रखी है 5.4 फिट, ये भी क्या है? एक डाटा है। तो बच्चों, आप समझ गए होंगे कि डाटा किसे कहते हैं, कि विभिन्न प्रकार के जो संख्यात्मक आंकड़े हैं, विभिन्न प्रकार की जो संख्यात्मक सूचनाएं हैं, वे सभी क्या कहलाती है बच्चों? वे डाटा कहलाती है। यानी क्या है? उन्हें आंकड़े कहा जाता है। अब देखिए, अपन अगर एक वैलिड परिभाषा के रूप में लें कि आंकड़े किसे कहते हैं, परीक्षा में पूछ लिया जाए, तो आपकी जो आंसर है वो रहेगा कि वे संख्यात्मक सूचनाएं, यानी ऐसी सूचनाएं जो क्या है, नंबर के रूप में, डिजिट के रूप में हो, वे संख्यात्मक सूचनाएं जिन्हें सांख्यिकी में जानकारी हेतु उपलब्ध करवाए जाते हैं। यानी क्या है, ये कह रहा है कि सांख्यिकी यानी स्टैटिस्टिक्स की बात कर रहा है। किसकी बात कर रहा है ये स्टैटिस्टिक्स की बात कर रहा है
कि स्टैटिक्स में जानकारी के लिए क्या है, ताकि क्या है आंकड़ों को व्यवस्थित तरीके से क्या है प्रस्तुत किया जा सके। तो वो आंकड़े जो जानकारी हेतु उपलब्ध करवाए या फिर किए जाते हैं, वे आंकड़े कहलाते हैं। देखिए अगला एक नोट लिखा हुआ है कि जो ये आंकड़े हैं यानी डाटा है, ये कितने प्रकार के होते हैं बच्चों? ये 2 प्रकार के होते हैं। आपको पूछ लिया जाए कि आंकड़े कितने प्रकार के, तो 2 प्रकार के। कौन-कौन से? पहले हैं प्राथमिक आंकड़े, प्राइमरी डाटा। कौन से बच्चों? ये आपके होते हैं प्राइमरी डाटा, प्राइमरी डाटा। और इसके बाद में दूसरे हैं द्वितीयक आंकड़े, ये है सेकेंडरी, ये है सेकेंडरी डाटा। कैसे है बच्चों? ये आपके रहेंगे सेकेंडरी डाटा, यानी क्या है द्वितीयक आंकड़े। कैसे आंकड़े है ये बच्चों? ये है आपके द्वितीयक आंकड़े। तो आंकड़े 2 प्रकार के होते हैं, प्राथमिक एवं द्वितीयक। अब हम पढ़ेंगे कि हमें इन आंकड़ों की आवश्यकता क्यों पड़ती है। क्या बच्चा? हमें क्या है कि ऐसे आंकड़े क्यों जरूरी है, स्टैटिस्टिक्स में हमें इनकी आवश्यकता क्यों पड़ती है, तो इसके कारण जानिए। पहला लिखा है कि भौगोलिक अध्ययन। किसका अध्ययन बच्चों? जो भौगोलिक अध्ययन में मानचित्र एक महत्वपूर्ण साधन है, यानी किसी भी भौगोलिक क्षेत्र का अध्ययन करना है तो हमें किसकी आवश्यकता पड़ती है? मानचित्र की। ताकि क्या है कि हम भौगोलिक अध्ययन के दौरान संबंधित जो स्थान होगा उसका व्यवस्थित अध्ययन करते हैं, तो उसमें हमें क्या है सहायता मिलती है। अगला देखिए लिखा है कि विभिन्न परिघटनाओं, यानी क्या है अलग अलग प्रकार की जो घटनाएं घटित होती है, इनका वितरण यानी कहाँ कहाँ पर हुई है, और इनसे संबंधित जो वृद्धि को सारणीबद्ध रूप से यानी क्या एक टेबल में, टेबल के रूप में प्रस्तुत करने के लिए या फिर क्या है प्रदर्शित करने हेतु आंकड़ों की आवश्यकता पड़ती है। आपको पूछ लिया जाए परीक्षा में कि आंकड़े क्यों आवश्यक है, तो कोई भी घटना है उसके वितरण और वृद्धि को सारणीबद्ध यानी क्या टेबल के रूप में प्रदर्शित करने और उनके आंकड़ों को व्यवस्थित तरीके से संजोने के लिए किसकी आवश्यकता पड़ती है बच्चों? आंकड़ों की जरूरत पड़ती है। अगली विशेषता है कि आंकड़े किसी क्षेत्र विशेष के विकास को जानने हेतु हमें विविध डाटा संग्रहित करने की आवश्यकता होती है। यानी किसी भी क्षेत्र का विकास, यानी उस क्षेत्र में कितना डेवलप हुआ है या फिर क्या है बच्चों वहां पर कितना परिवर्तन हुआ है, संबंधित क्षेत्र में कितना परिवर्तन हुआ है, तो वो उस परिवर्तन को जानना है तो हमें किसकी जरूरत पड़ती है बच्चों? वहां पर भी हमें किसकी डाटा यानी क्या है आंकड़ों की जरूरत पड़ती है। किसकी जरूरत पड़ती है? आंकड़ों की आवश्यकता पड़ती है। अगला देखिए कि इसमें ही वापस इसका सरलार्थ रूप लिखा हुआ है कि भौगोलिक विश्लेषण हेतु आंकड़ों की आवश्यकता पड़ती है। यानी किसी भी भौगोलिक क्षेत्र है उसका विश्लेषण करना है, यानी उसकी पूर्ण जानकारी प्राप्त करनी है, तो हमें डाटा की आवश्यकता पड़ती है। अब देखो भौगोलिक जो विश्लेषण है उसमें क्या क्या आते हैं, जैसे कि किसी क्षेत्र की जनसंख्या है उसके आंकड़े इकट्ठे किए जाएंगे, या किसी क्षेत्र का क्षेत्रफल जानना है, यानी संबंधित क्षेत्र में लोग हैं उनकी आय का स्रोत क्या है, यानी उनका व्यवसाय क्या है, उनको वेतन यानी पेमेंट कहाँ से मिलता है, वो किन किन कार्यों से संलग्न है, और संबंधित क्षेत्र में जो जनसंख्या है वो वृद्धि दर कितनी है, लोगों का धंधा क्या है, व्यवसाय क्या है, परिवहन के साधन कौन कौन से है वहां पर, है ना, वहां के लोगों का जो जन घनत्व कितना है, ये तमाम जानकारी ये क्या है आंकड़े हैं। ताकि इन आंकड़ों के माध्यम से हम क्या है किसी भी क्षेत्र विशेष के विकास या फिर क्या है उसके भौगोलिक विश्लेषण के बारे में जान सकते हैं। अब हम बच्चों पढ़ेंगे कि आंकड़ों का प्रस्तुतिकरण, यानी इनका जो प्रेजेंटेशन है वो किस प्रकार किया जाता है और प्रस्तुतिकरण कहते किसको है। देखिए बच्चों कि आंकड़ों को उचित जब आंकड़ों को क्या बच्चा उचित एवं यथार्थ रूप में प्रस्तुत किया जाता है, उसे क्या कहते हैं आंकड़ों का प्रस्तुतिकरण कहा जाता है। यानी आंकड़ों का प्रस्तुतिकरण कब कहा जाएगा? जब आंकड़ों को उचित तरीके से और साथ में यथार्थ यानी जो जिस रूप में है उसी रूप में, यानी क्या है वास्तविक रूप में, क्या बच्चों वास्तविक जो भौतिक रूप है उस रूप में जब इन्हें प्रस्तुत किया जाता है तो उन्हें क्या कहा जाता है? आंकड़ों का प्रस्तुतिकरण कहलाता है। फिर यहाँ पर एक टिप्पणी की हुई है कि जो आंकड़े जब प्रस्तुतिकरण किया जाएगा वे आंकड़े सांख्यिकी दोष से मुक्त होने चाहिए, यानी उनमें किसी भी प्रकार की त्रुटि नहीं होनी चाहिए। त्रुटि यानी क्या है जो दोष मुक्त होने चाहिए, तथा साथ ही साथ
जिनका सही विश्लेषण जिनका क्या है सही विश्लेषण किया जा सके, यानी क्या विश्लेषण करेंगे, अगर त्रुटि रहित रहेंगे तो उनका विश्लेषण बड़ी आसानी से किया जा सकता है। अब देखिए यहाँ पर देखो आंकड़ों का प्रस्तुतिकरण त्रुटि रहित कैसे किया जा सकता है और त्रुटियां कहाँ पर हो सकती है, तो इससे संबंधित एक कहानी आपकी पाठ्य पुस्तक में दी हुई है और उस कहानी में कहा गया है कि एक व्यक्ति है और वो क्या है कि दंपत्ति के रूप में, यानी क्या है कि पति पत्नी एक राहगीर के रूप में रास्ते में जा रहे होते हैं और बीच में क्या होती है बच्चों, एक नदी आ जाती है। क्या आ जाती है? एक नदी आ जाती है और उस नदी में क्या है कि पार करना होता है, लेकिन इनके साथ में एक छोटा बच्चा होता है और उस छोटे बच्चे की हाइट होती है, कितनी होती है बच्चों? उस बच्चे की जो हाइट यानी लंबाई होती है 1 मीटर। कितनी होती है? 1 मीटर हाइट होती है। लेकिन वो क्या है लाइन क्रॉस करने अर्थात क्या है कि जो नदी का जो अपवाद तंत्र है वो काफी हाइट वाला था, तो उसको पार करने से पूर्व क्या है कि उस बच्चे के पिता ने वहां के नदी के 4 बिंदुओं को लिया। नदी के कितने? 4 बिंदुओं को लिया और उसकी गहराई अलग-अलग थी। एक जगह उन्होंने मापा तो कितनी हुई 0.6 मीटर, दूसरी जगह मापा तो 0.8 मीटर, तीसरी जगह 0.9 मीटर और चौथी जगह क्या है 1.5 मीटर क्या है गहराई थी। किसकी? नदी के पानी की। ये क्या है बच्चों? नदी के जो पानी है उसकी गहराई, उसकी क्या है गहराई थी वो अलग-अलग थी। फिर क्या किया कि उस बच्चे के पिता ने क्या किया, उन्होंने यहाँ पर क्या है कि इन आंकड़ों को लेते हुए एक औसत निकाला। क्या निकाला बच्चों? औसत। और औसत में उन्होंने क्या किया कि जैसे पॉइंट पॉइंट 6 है, फिर क्या है पॉइंट 8 है, फिर क्या है बच्चों पॉइंट 9 है और उसके बाद में क्या है एक पॉइंट 5 है। इन आंकड़ों को इन्होंने योग किया और योग करके उसने क्या है 4 बिंदु लिए थे तो 4 का उन्होंने क्या कर दिया बच्चों भाग दे दिया और भाग देने के बाद में उनका जो भागफल आया वो आया कितना 0.95 मीटर। कितना आया? 0.95 मीटर आया। जब ये क्या है ये जो ऊंचाई है ये कितनी है बच्चों? ये 0.5 जो है ये मीटर से कम है। जबकि लड़का था इनका जो बच्चा है उसकी हाइट कितनी है बच्चों? उनकी हाइट है 1 मीटर। कितनी थी? 1 मीटर है। जबकि क्या है कि औसत जो हाइट आई है पानी की वो कितनी आई है 0.95 मीटर अर्थात पूरा मीटर नहीं है, उसमें 0.5 की कमी है। तब क्या है उस बच्चे के पिता ने सोचा कि इसका एवरेज निकालने बाद उसको पता लगा कि यहाँ पर तो क्या है बच्चा आसानी से नदी को पार कर जाएगा। लेकिन हुआ इसका उल्टा कि जैसे-जैसे वो नदी की गहराई में गया, जैसे कि पहला जो गहराई थी उसमें 0.6 पर वहाँ पर नहीं डूबा, 0.8 पर भी नहीं डूबा क्योंकि 1 मीटर था और फिर 0.9 पर भी कुछ नहीं हुआ। लेकिन जैसे ही 1.5 मीटर पर गया, तो बच्चा 1 मीटर का था और बच्चा क्या हो गया बच्चों? डूब गया। क्या हो गया? डूब गया। और फिर क्या हुआ कि जैसे वो डूबने की स्थिति में हुआ, तब क्या है कि उस बच्चे के पिता ने चिंतन शुरू किया, यानी सोचा कि मैंने इतनी कैलकुलेशन की और उन्होंने सोचने में क्या कहा कि लेखा जोखा थाए तो बच्चा डूबा काहे। यानी उन्होंने कहा कि इतना मैंने लेखा जोखा कर दिया, इतनी मैंने मैथ लगा दी, इतनी गणित लगाई, फिर भी क्या है कि मेरा बच्चा है वो डूबा काहे, यानी कैसे डूब गया, यानी क्या है वो कैसे डूब गया। तो क्या है कि उसका कारण बच्चों क्या था? सांख्यिकी दोष था। यानी स्टैटिक्स रूप से उसने जो आंकड़ों का प्रस्तुतिकरण किया था वो कैसा था बच्चों? वो प्रस्तुतिकरण आपका था त्रुटिपूर्ण था। कैसा था? त्रुटिपूर्ण। यानी क्या है उसमें एरर थी। क्या थी बच्चों? उसमें एरर थी, कमियां थी, जिसकी वजह से क्या है वो सही उसका क्या है उचित और यथार्थ रूप, उचित और जो यथार्थ रूप है वो प्रस्तुत नहीं कर पाया था। उचित और जो यथार्थ रूप है वो प्रस्तुत नहीं करने के कारण क्या है कि उसकी जो कैलकुलेशन थी उसमें अंतर आ गया था। अब देखिए अगला जो बिंदु है आंकड़ों के स्रोत। क्या है बच्चों? आंकड़ों के स्रोत। अब देखिए आंकड़ों के स्रोत में क्या है कि जो आंकड़े हैं इनको निम्नलिखित विधियों से एकत्रित किया जा सकता है। देखो जो आंकड़े हैं जो डाटा है इनको दो अलग-अलग विधियों से इकट्ठा यानी एकत्रित यानी कलेक्शन किया जा सकता है। पहली इसकी विधि थी प्राथमिक आंकड़े स्रोत, यानी प्राथमिक आंकड़े स्रोत। और दूसरी कौन सी है बच्चों? द्वितीयक आंकड़े स्रोत, यानी दो स्रोत हैं आंकड़ों को इकट्ठा करने के।
तो पहला है प्राथमिक आंकड़े स्रोत किसे कहते हैं? तो वे आंकड़े जिन्हें प्रथम बार, जिन्हें क्या बच्चों? प्रथम बार व्यक्तिगत रूप से यानी पर्सनली एक व्यक्ति जाकर व्यक्तिगत रूप से अथवा सामूहिक यानी ग्रुप के रूप में या फिर संस्था अथवा किसी संगठन या ऑर्गेनाइजेशन द्वारा एकत्रित किए जाते हैं, उन्हें क्या कहा जाता है? उन्हें प्राथमिक आंकड़े कहा जाता है। उन्हें क्या कहते हैं? प्राथमिक आंकड़े कहा जाता है। अब दूसरा देखिए, इसका जो स्रोत है, द्वितीयक आंकड़े स्रोत किसे कहते हैं? कि वे आंकड़े जिन्हें स्वयं व्यक्तिगत रूप से एकत्रित ना करके, देखो पहले प्राथमिक वाले व्यक्तिगत था, जबकि इसमें क्या है? द्वितीयक में व्यक्तिगत ना करके प्रकाशित यानी जो पब्लिश हो चुके हैं, छप चुके हैं, पब्लिश्ड हो चुके हैं, पब्लिश या फिर क्या है? अप्रकाशित साधनों द्वारा जो एकत्रित किए जाते हैं, वे आंकड़े द्वितीयक आंकड़े कहलाते हैं। वे क्या कहलाते हैं बच्चों? द्वितीयक आंकड़े कहलाते हैं। तो इस तरह से आपको ये याद रखना कि प्राथमिक आंकड़े किसे कहते हैं? तो आप क्या कहोगे कि व्यक्तिगत रूप से या फिर संस्था या फिर क्या किसी संगठन द्वारा एकत्रित किए गए आंकड़े क्या कहलाते हैं? प्राथमिक आंकड़े कहलाते हैं। और द्वितीयक आंकड़े होते हैं, ये व्यक्तिगत रूप से न होकर क्या है? प्रकाशित या अप्रकाशित रूप में इकट्ठे किए जाते हैं। अब देखिए बच्चों, हम पढ़ेंगे आंकड़ों के संग्रहण की विधियां, यानी जो आंकड़े जो इकट्ठे किए जाते हैं यानी संग्रहित किए जाते हैं, उनकी कौन कौन सी विधियां हैं जिनके माध्यम से इन्हें संग्रहण किया जा सकता है। तो देखिए सबसे पहले प्राथमिक आंकड़े कौन से हैं? प्राथमिक आंकड़े। अच्छा, इसकी दो विधियां रहेगी मुख्यतः, प्राथमिक और दूसरी ये पड़ी द्वितीयक। तो सबसे पहले प्राथमिक को पढ़ते हैं। प्राथमिक है, देखिए इसमें व्यक्तिगत प्रेक्षण लिए जाएंगे, यानी व्यक्ति स्वयं जाकर कुछ डाटा इकट्ठे करेगा। साक्षात्कार यानी इंटरव्यू के माध्यम से आंकड़े लिए जा सकते हैं। प्रश्नावली विधि और अनुसूची विधि द्वारा, यानी क्या है? प्रश्न पूछकर आंकड़े इकट्ठे किए जा सकते हैं। और प्रश्नावली विधि में क्या है कि व्यक्ति स्वयं क्या है? उसे लिखित रूप में क्वेश्चन देगा। जबकि अनुसूची विधि में क्या होता है बच्चों? कि इसमें क्या है कि सामने वाले व्यक्ति से क्वेश्चन पूछकर सीधे व्यक्ति स्वयं द्वारा भरे जा सकते हैं। और इसके अलावा अन्य विधियां भी प्रचलित है। अब देखिए द्वितीयक आंकड़े। द्वितीयक आंकड़ों की कौन सी विधियां हैं जिनसे आंकड़ों का संग्रहण संभव है? अब देखिए इनमें इसके लिए दो विधियां हैं, प्रकाशित स्रोत, द्वितीय का प्रकाशित स्रोत, और दूसरा कौन सा है? अप्रकाशित स्रोत। तो सबसे पहले हम देखते हैं कि प्रकाशित स्रोत के तहत कौन कौन से जो संग्रहण की विधियां आती हैं। तो देखो सरकारी यानी सरकार द्वारा, गवर्नमेंट द्वारा जो आंकड़े जारी किए जाते हैं। अर्ध सरकारी का अर्थ क्या है? जिला परिषद इत्यादि जो अनुषंगी संस्थाएं, इनके द्वारा जो आंकड़े जारी किए जाते हैं। तीसरे हैं अंतरराष्ट्रीय यानी इंटरनेशनल स्तर पर, जैसे कि बहुत सी वैश्विक संस्थाएं हैं, जैसे यूएनओ है या फिर क्या डब्ल्यूएचओ है, या फिर ये देखो मानव विकास रिपोर्ट है जो जारी की जाती है। ये सभी आंकड़े कैसे हैं? अंतरराष्ट्रीय आंकड़े हैं। और ये किस प्रकार के? द्वितीयक आंकड़े कहलाते हैं। इसके अलावा देखो निजी प्रकाशन यानी क्या है? प्राइवेट तरीके से भी कई डाटा है जो पब्लिश किए जाते हैं। और इसके अलावा न्यूज़पेपर यानी समाचार पत्र है, ये भी कैसा है बच्चों? ये भी आपके द्वितीयक आंकड़े हैं। कैसे हैं? द्वितीयक आंकड़ों में आता है। और द्वितीयक आंकड़ों में भी कौन सा? प्रकाशित यानी जो पब्लिश किया जा सकता है। अब देखिए दूसरा पढ़ेंगे हम अप्रकाशित द्वितीयक आंकड़े। अप्रकाशित में देखिए इसमें भी सरकारी आंकड़े आते हैं, अर्ध सरकारी आएंगे, व्यक्तिगत या फिर गैर सरकारी प्रलेख इसमें शामिल है, या फिर अन्य कोई लेख हैं, वे भी इसमें शामिल किए गए हैं। अब देखिए अब हम पढ़ेंगे कि जो साक्षात्कार विधि है, जो प्राथमिक आंकड़ों के तहत इस दौरान कुछ बातों का ध्यान रखना होता है। जब हम आंकड़ों का कलेक्शन करते हैं, यानी क्या है कि जब हम आंकड़ों का संग्रहण करते हैं, आंकड़ों का संग्रहण करते हैं, उस संग्रहण के दौरान हम जब साक्षात्कार विधि का प्रयोग करते हैं, उस दौरान किन किन बातों का ध्यान रखना चाहिए? इस विधि के तहत देखिए कि शोधकर्ता यानी जो क्या है कि जो साक्षात्कार ले रहा है, उत्तर देने वाले से प्रत्यक्ष सूचना संवाद करेगा। यानी क्या है कि इसमें प्रत्यक्ष का अर्थ क्या है? आमने सामने बैठकर, क्या है? आमने सामने बैठकर वो क्या है? संवाद यानी बातचीत करेगा। क्या है? संवाद यानी क्या है? बातचीत यानी विचार शेयर करेगा और उनसे क्या प्रत्युत्तर लेगा। इस तरह से क्या है? और साथ में बातचीत प्राप्त करेगा। और फिर भी यदि साक्षात्कार को क्षेत्र के
लोगों से साक्षात्कार करते समय निम्नलिखित बातों अर्थात जो वास्तविक जो सावधानियां हैं वो कौन-कौन सी बरतनी चाहिए उनके बारे में देखिए। तो पहली जब हम किसी का इंटरव्यू लेते हैं, साक्षात्कार लेते हैं, तो पहली बात ये ध्यान रखनी है कि लोगों से साक्षात्कार द्वारा जिन सूचनाओं को इकट्ठा करना है, यानी हमें जो बातें या जो इन्फॉर्मेशन चाहिए उन विषयों को एक परिशुद्ध सूची तैयार कर लेनी चाहिए। यानी हमारे पास क्या है बच्चों, परिशुद्ध सूची का अर्थ क्या है, हमारे पास जो भी हमें जानकारी चाहिए, जो सूचना चाहिए, उसकी एक प्योर लिस्ट बनानी पड़ेगी। क्या करना पड़ता है, सबसे पहले उसकी लिस्ट बनानी होगी। और उसके बाद में देखिए कि जो साक्षात्कार है, लेने वाला व्यक्ति या फिर जो व्यक्तियों को सर्वेक्षण के उद्देश्यों के बारे में स्पष्ट जानकारी होनी चाहिए। यानी क्या है कि जो साक्षात्कार ले रहे हैं या जो सर्वे कर रहे हैं, उन सर्वे करने वाले लोगों को इस सर्वे के उद्देश्यों के बारे में जो है स्पष्ट जानकारी होनी चाहिए। यानी क्या है, पूर्ण अध्ययन के साथ जाएं कि हम हमारा जो पर्पज क्या है ये आंकड़े इकट्ठे करने का। तीसरी सावधानी कौन सी रखनी चाहिए साक्षात्कार में, देखिए बच्चों कि कोई भी संवेदनशील प्रश्न पूछने से पहले उत्तर देने वाले को विश्वास में लेना चाहिए और उसे क्या है, यह विश्वास दिलाना चाहिए कि गोपनीयता बनाई रखी जा सकेगी। यानी क्या है कि ऐसे क्वेश्चन जो बहुत ही सेंसिटिव क्वेश्चन है, यानी संवेदनशील प्रवृत्ति के क्वेश्चन है, वे कुछ पूछने से पहले क्या है, जिनसे हम क्वेश्चन पूछ रहे अर्थात जो हमारा उत्तर देगा उस व्यक्ति को भरोसा दिलाना है। यानी क्या है, विश्वास में लेना है कि आप जो क्वेश्चन पूछेंगे वे उन क्वेश्चन के जो उत्तर होंगे उनकी क्या है कि सीक्रेसी बनी रहेगी, उनको पब्लिक नहीं किया जाएगा। अर्थात इनकी क्या बच्चों, गोपनीयता बनी रहेगी, अर्थात गोपनीयता को हम क्या है, जीवित रखेंगे। अगली यानी चौथी विशेषता अर्थात कौन सी बात है जो सावधानी रखनी चाहिए इंटरव्यू के दौरान, अनुकूल वातावरण होना चाहिए जिससे उत्तर देने वाला बिना झिझक के तथ्यों को स्पष्ट कर सके। यानी क्या है कि जब आप किसी का इंटरव्यू ले रहे हो तब एनवायरनमेंट में क्या है कि अनुकूल होना चाहिए, ताकि क्या है कि जो उत्तर दे रहा है वो व्यक्ति क्या है बेहिचक बिना झिझक के क्या है अपने जो फैक्ट यानी क्या है तथ्यों को आपके सामने आसानी से रख सकें। अब देखिए अगली जो पांचवी सावधानी कौन सी रखनी चाहिए साक्षात्कार में, कि प्रश्नों की भाषा जो यानी क्वेश्चन पूछ रहे हैं उनकी भाषा कैसी होनी चाहिए, साधारण भाषा होनी चाहिए और शिष्ट होनी चाहिए। यानी क्या है कि उसमें शिष्टाचार होना चाहिए और साथ ही साथ जिससे उत्तर देने वाला प्रेरित होकर सहज ही प्रश्नों से संबंधित क्या है सूचना देने के लिए सहमत हो जाए। यानी आपके जो क्वेश्चन है वो इतने शिष्ट होने चाहिए कि जिससे हम क्वेश्चन पूछ रहे हैं यानी जो व्यक्ति उत्तर देगा वो प्रेरित होकर यानी प्रोत्साहित होकर, है ना, हम जो हमारे क्वेश्चन होंगे उनके क्या उत्तर देने के लिए क्या है राजी हो जाए। अगली जो सावधानी है आपकी कि ऐसे प्रश्नों को पूछने से बचना चाहिए जिससे जिससे क्या है उत्तर देने वाले लोगों के आत्मसम्मान यानी जो सेल्फ रेस्पेक्ट है उसको या फिर क्या है धार्मिक भावना को ठेस ना पहुंचे। यानी ऐसे ही क्वेश्चन पूछे जाने चाहिए और हमें क्या है जो ठेस पहुंचाते हैं ऐसे क्वेश्चन से बचना चाहिए। अगला देखिए कि साक्षात्कार के अंत में उत्तर देने वाले साक्षात्कार का जो लास्ट रहेगा उसमें उत्तर देने वाले से पूछना चाहिए कि वह जो सूचना दे चुके हैं उसके अतिरिक्त क्या वो जानकारी दे सकते हैं। यानी हमने जो क्वेश्चन पूछे हैं उनके तो उन्होंने जवाब दिए, लेकिन उसके कोई अलावा भी जो उनकी जानकारी में हो तो ऐसा हमें आंकड़ा या तथ्य या फिर कोई फैक्ट हमें उपलब्ध करवाना चाहते हैं उनसे क्या है कि पूछ लेना चाहिए। अगर वो इच्छुक है तो हमें कुछ नए डाटा भी उपलब्ध करवा सकता है। अगला देखिए बच्चों कि अगली जो साक्षात्कार के दौरान कौन सी सावधानी रखनी चाहिए, लिखा है कि उन्हें आपके लिए अपना बहुमूल्य समय प्रदान करने के लिए धन्यवाद देना चाहिए। यानी क्या है कि जब आप इंटरव्यू उनका पूरा ले लेते हो यानी साक्षात्कार पूर्ण हो जाता है, तो साक्षात्कार पूर्ण होने के बाद में क्या है कि जिस व्यक्ति ने हमें क्या है
साक्षात्कार में प्रत्युत्तर यानी संवाद स्थापित किया था और उसने अपना बहुमूल्य समय यानी जो बेशकीमती समय हमें दिया, उसके लिए उन्हें क्या है, लास्ट में क्या बच्चों, थैंक यू बोलना चाहिए। क्या बोलना चाहिए? थैंक यू बोलना चाहिए। यानी थैंक यू बोलेंगे तो ताकि क्या है कि उन्होंने जो हमारे लिए क्या है सकारात्मक जो दृष्टिकोण अपनाते हुए हमें समय दिया है, तो उसका क्या है शुक्रिया अदा करना चाहिए। तो प्यारे बच्चों, इस तरह से क्या है ये साक्षात्कार विधि के दौरान जो हम किसी व्यक्ति का साक्षात्कार लेते हैं, तो उस समय कौन कौन सी हमें सावधानियां रखनी चाहिए उसके बारे में बताया। और ऐसे क्वेश्चन क्या है कई बार आपको प्रैक्टिकल के मौखिक के दौरान भी पूछे जा सकते हैं। अगला हम देखेंगे कि आंकड़ों का जो संग्रहण है, स्टोरेज है, वो और उसका प्रेजेंटेशन कैसे किया जा सकता है उसके बारे में देखिए। लिखा है कि आंकड़ों का जो संग्रहण है यानी स्टोर है, इकट्ठे करते एकत्रित करते हैं और साथ ही साथ एकत्रित किए आंकड़ों को जो प्रस्तुत करते हैं, इनको 3 रूपों में प्रस्तुत किया जा सकता है। कितने रूपों में? 3 रूपों में प्रस्तुत किया जा सकता है। कौन-कौन से? पहला रूप है निरपेक्ष रूप, यानी क्या आंकड़ों को मूल रूप में लिखना, जैसे प्राप्त हुए वो के वे सामने लिख देना। उदाहरण जैसे कि भारत की जनसंख्या, जनगणना की जितनी आंकड़े प्राप्त हुए वो क्या है? निरपेक्ष आंकड़े। कैसे हैं? यानी किसी के सापेक्ष नहीं चले, वो क्या कहलाते हैं बच्चों? वे निरपेक्ष आंकड़े कहलाते हैं। जैसे हमें प्राप्त हुए उन्हें क्या है? मूल रूप में जैसे प्राप्त हुए वैसे के वैसे लिखेंगे तो उन्हें क्या कहते हैं? निरपेक्ष आंकड़े कहा जाता है। दूसरा है प्रति यहाँ पे देखिए प्रतिशत के रूप में यानी परसेंटेज के रूप में, या फिर क्या है अनुपात के रूप में। किसके? अनुपात के रूप में भी क्या आंकड़ों का प्रस्तुतिकरण किया जा सकता है। उदाहरण के तौर पर जैसे किसी देश की या फिर राज्य की साक्षरता दर ज्ञात करनी है, तो क्या है कुल साक्षरता बटे जनसंख्या इंटू 100 करेंगे तो हमें क्या है वो एक साक्षरता दर जैसे कि भारत की 73% है, तो एक प्रतिशत के रूप में हमें आंकड़ा प्राप्त हो जाएगा। और इस तरह से क्या है हम संग्रहित किया गया आंकड़े का क्या है प्रतिशत के रूप में प्रस्तुतिकरण कर सकते हैं, प्रस्तुतिकरण कर सकते हैं। अब देखिए तीसरा जो रूप है कि सांकेतिक या संकेत सूची के रूप में, यानी क्या है कि हम सिंबल के रूप में, किसके रूप में बच्चों? हम क्या है सिंबल के रूप में भी आंकड़ों का संग्रहण या प्रस्तुतिकरण कर सकते हैं। जैसे कि सूचकांक एक संख्यात्मक माप है, यानी किसी भी चीज का जो हम सूचकांक लेते हैं, इंडेक्स लेते हैं, वो कैसा है? संख्यात्मक यानी नंबरिंग है, नंबरिंग मेजरमेंट है। कैसा है? संख्यात्मक माप होता है और जिसे दिए गए समय दिए गए समय या स्थिति में परिवर्तन करने या परिवर्तन को बताने हेतु इसका उपयोग किया जाता है। अब देखिए समुच्चय साधारण विधि, यहाँ पर एक सूत्र दे रखा है। केवल बच्चों आपको इतना ही समझना है कि सांकेतिक क्या होता है। संकेत के रूप में किसी भी आंकड़े को क्या है सांकेतिक रूप से यानी संकेत के रूप में कैसे प्रदर्शित किया जा सकता है। तो साधारण समुच्चय विधि का सूत्र क्या है कि सिग्मा Q1 अपॉन क्या है सिग्मा Q0 इंटू 100 है। तो यहाँ पर देखो सिग्मा Q1 क्या है? एक संकेत है। ये क्या है बच्चों? एक संकेत है। ये क्या है? एक संकेत है। और ये किसका संकेत है? तो ये जो सिग्मा Q1 है ये वर्तमान वर्ष यानी जो चल रहा है उस वर्ष के कुल उत्पादन को प्रदर्शित कर रहा है। यानी जो वर्तमान वर्ष है इसमें उत्पादन कितना हुआ है। दूसरा संकेत देखिए Q जो सिग्मा Q0 है ये किसका संकेत है? आधार वर्ष का उत्पादन, यानी जिसको हमने आधार वर्ष माना है उस वर्ष में कितना उत्पादन हुआ उससे किससे प्रदर्शित किया गया बच्चों? उसे सिग्मा Q0 से प्रदर्शित किया गया है। और संपूर्ण जो सूत्र है इसमें जो आधार वर्ष माना गया है उसका मूल्य कितना है? 100 है। और इनके माध्यम से क्या है कि इन आधार पर क्या है सूचकांक की गणना की जाती है, यानी किसी भी इंडेक्स की गणना। सूचकांक यानी क्या बच्चों? जो इंडेक्स है उसमें दी गई सूचना है उनकी गणना की जा सकती है। तो प्यारे बच्चों इस तरह से जो आपका ज्योग्राफी का जो प्रैक्टिकल का पहला चैप्टर है इस तरह से आपको प्रस्तुत किया गया। मुझे उम्मीद है कि आपको ये समझ में आया होगा। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद।